Assalamu alaikum, my dear viewers. Today we'll talk about another literary period, that is Renaissance period. It is also known as Elizabethan period, and it has one major figure in drama, and that's why it is also known as Age of Shakespeare. Today we'll start discussion about Renaissance. Firstly, we'll have the introduction and background to Renaissance period, then characteristics of Renaissance period, then afterwards we'll talk about Elizabethan or Renaissance poetry, then similarly we'll talk about Elizabethan drama, its features and different literary figures, and lastly we'll talk about Elizabethan prose writers. Yes, पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। बैकग्राउंड इसका अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि व्हाट कॉज्ड रेनेसांस। जब हम ये सोचते हैं तो उसमें हम ये देखते होते हैं कि 1453 में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होती है। कैसे? क्योंकि तुर्क इन्वेडर्स जो हैं वो वहाँ पे हमला करते हैं और इस तरह से कॉन्स्टेंटिनोपल की वहाँ पे फॉल होती है, उसको शिकस्त होती है। और वहाँ पे मौजूद जितने भी स्कॉलर्स होते थे वो उसके बाद वहाँ से पूरे यूरोप में फैलना शुरू हो जाते हैं और वो फैल जाते हैं। स्कॉलर्स स्प्रेड ऑल ओवर यूरोप एंड दिस इज़ हाउ देयर स्प्रेड एज इट इज सेड, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्प्रेड देयर एमर्ज अनदर रिवाइवल ऑफ नॉलेज। तो वो पूरी यूरोप में सबसे पहले जो है वो रिवाइवल ऑफ नॉलेज या रिबर्थ ऑफ नॉलेज होती है। और इसमें इसी तरह से थर्ड पॉइंट देखें, डिस्कवरी ऑफ क्लासिकल मॉडल रिजल्टेड इन रिवाइवल ऑफ लर्निंग, रिवाइवल ऑफ लर्निंग या रिवाइवल ऑफ नॉलेज। द एसेंस ऑफ मूवमेंट क्या है कि मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स, इंसान ने खुद को और फिर यूनिवर्स को डिस्कवर किया। मैन सो लॉन्ग ब्लाइंडेड हैड सडनली ओपन्ड हिज आईज एंड सीन, काफ़ी अर्सा से इंसान ने जो अपनी आंखें बंद की थी उसको अचानक उसने खोला और उसके बाद चीज़ों को देखा। यानी नए सिरे से इंसान ने चीज़ों को देखना शुरू कर दिया और पहचानना शुरू कर दिया और ख़ुद को पहचानना शुरू कर दी। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले और सबसे अहम जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक है वो ह्यूमनिज़म है। ह्यूमनिज़म मीन्स कि इंसान को जो है वो हर लिहाज से मरकज़ी किरदार माना गया। रिन्यूड एम्फेसिस टू लाइफ इन दिस वर्ल्ड, मैन वाज कंसिडर्ड टू बी द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स, और इस तरह से हर लिहाज से जो है ना उसी के ऊपर फोकस किया जाने लगा। इमिटेशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसांस पीरियड। इमिटेशन से मतलब लफ्ज़ी मानी होता है कॉपी करना, नकल करना। तो ये किस चीज़ की इमिटेशन हमें इसमें नज़र आती है? इसमें जितने भी राइटर्स हैं उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया जो उनसे पहले वाले मौजूद राइटर्स थे उनकी ट्रेडिशन को। सो फॉलोइंग प्रेडिसेसर, यानी पहले वाले जो राइटर्स थे उसे मतलब क्या हुआ कि ग्रीक जो राइटर्स थे उनमें से जो ट्रेडिशंस थे, ट्रेंड्स थे, उनको उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। Then Protestant Reformation, especially in literary history. So there are two major sects of Christianity, Protestants और दूसरे Catholics हैं। तो जो Protestants की reforms थी स्पेशली इन लिटरेरी हिस्ट्री, वो रिफॉर्म्स जो हैं उसमें आती हैं और उन्हीं की बेस पे अल्टीमेटली जो है वो हमें थिएटर नया एक बिल्कुल नया नज़र आता है। और जिस तरह से जितना थिएटर तरक्की करता है उसमें एलिज़ाबेथन पीरियड में शायद उसके बाद या उससे पहले तो था ही नहीं, उसके बाद उस तरह से इतनी पजीराई इसको थिएटर को नहीं मिली। आर्ट और आर्किटेक्चर जो है उनमें भी रेवोल्यूशन आता है, कमर्शियल रेवोल्यूशन आता है और साइंस और टेक्नोलॉजी में भी रेवोल्यूशन आता है। और एक्सप्लोरेशंस जहाँ पे हो रही होती हैं वहाँ पे नई जो है वो कमर्शियल रेवोल्यूशन भी आ रही होती है और इसी तरह से साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो भी नज़र आ रही होती है। अब हम बात करते हैं
जॉनरा वाइज अभी सबसे पहले हम रेनेसांस और एलिज़ाबेथन पोइट्री की बात करते हैं, और उसमें हम ये सबसे पहले देखते हैं कि एलिज़ाबेथन पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसांस पोइट्री व विट, beauty and truth. Poets used repetition to emphasize their themes. Shakespeare was the master of the dramatic genre during Renaissance. So Renaissance period में पोइट्री जो थी उसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स में विट, ब्यूटी और ट्रूथ थी, और पोइट्स जो थे वो डिफरेंट थीम्स जो हैं उनको रिपीट करते रहते उस पर एम्फेसाइज करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं शेक्सपियर की, तो वो पोइट्री भी उसने की है, लेकिन वो ड्रामा की जॉनरा में सबसे टॉप पे रहा है। एलिज़ाबेथन पोइट्री में हम पोइट्स को वन बाय वन अगर बात करें तो थॉमस मूर का जो है टेक्स्ट यूटोपिया वो ज़्यादा पढ़ा गया या वो ज़्यादा फेमस है इस एज में। यूटोपिया बाय थॉमस मूर सजेस्टेड बाय प्लेटोज रिपब्लिक। प्लेटोज का जो आइडिया था रिपब्लिक में जो उसने दिया हुआ था, वो यूटोपियन कॉन्सेप्ट से मुतासर होकर उसने ये नाम लिखा। टर्टल्स मिससेलेनी, it was published in 1557. It is collection by Sir Thomas Wyatt and a love Surrey. और then हमारे पास फिलिप सिडनी आता है। He was versatile genius. He was poet and a critic at the same time. Then we have Spencer, उसकी जो फेमस पोएम्स हैं उनमें फेरी क्वीन आती है और शेपर्ड्स कैलेंडर। तो ये हमारे पास मेजर पोइट्स हैं एलिज़ाबेथन पीरियड में। देन वी हैव एलिज़ाबेथन ड्रामा, और ड्रामा जो है एलिज़ाबेथन पीरियड में या रेनेसांस पीरियड में ये ऐसा जॉनरा है कि जो बाकी जॉनर्स की निस्बत ज़्यादा वो फेमस रहा है। और थ्रू आउट भी हम अगर इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री की बात करें तो ड्रामा जो है इट रीच्ड इट्स एपेक्स इन एलिज़ाबेथन पीरियड। Characteristics of Elizabethan drama we'll see here. Elizabethan tragedy dealt with heroic themes, usually centering on a great personality who is destroyed by his own passion and ambition. The comedies often satirized the fops and gallants of society. So tragedies और comedies दोनों लिखे गए हैं एलिज़ाबेथन पीरियड में। जो ट्रेजेडीज़ थी वो ज़्यादातर बात करती हैं हीरोज़ को डील करते हुए उनकी पर्सनालिटी जो है वो किस तरह से कहाँ ग्रेट पोजीशन से वो किस तरह से उनका डाउनफॉल होता है उसको डील करते हैं। और कॉमेडीज़ जो हैं वो ज़्यादातर उनमें सेटायर का एलिमेंट मिलता है कि सोसाइटी के ऊपर वो सेटायर करते नज़र आते हैं। अगर हम एलिज़ाबेथन ड्रामा की बात करें तो उसको हम मुख्तलिफ हवाले से डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन उसका जो है दैट इज़ लैटिन मॉडल, प्रैक्टिस ऑफ एक्टिंग लैटिन प्लेस बाय टेरेंस, प्लॉटस एंड सेनेका। वर्क्स इन लैटिन एंड इंग्लिश, देयर एक्टर्स वर नॉर्मली द स्कूल बॉयज़ और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। सो लैटिन ड्रामा जो हमें नज़र आता है वो लैटिन प्लेस जिस तरह से हैं वो यहाँ पे जिनके नाम मेंशन किए गए हैं ड्रामेटिस्ट हैं उनके लिखे गए हैं, वहाँ से ये वाला ज़्यादा मुतासर हमें नज़र आता है। लैटिन वाले वर्क्स जो थे उन्हीं से मुतासर होकर इंग्लिश में ड्रामेटिक वर्क्स जो है और जो थिएटर में एक्टर्स थे वो नॉर्मली स्कूल बॉयज़ और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हुआ करते थे। देन यूनिवर्सिटी विट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो भी हम रेनेसांस पीरियड में या एलिज़ाबेथन ड्रामा में बिलखुसूस जब हम बात करते हैं तो उसमें यूनिवर्सिटी विट्स की बात ना करें ये ठीक नहीं होगा, इनके साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि हम एलिज़ाबेथन ड्रामा की बात करते हैं तो उसमें मार्लो का नाम आना ज़रूरी है और शेक्सपियर से भी पहले मार्लो का नाम आता है, यू नो इट। और क्रिस्टोफर मार्लो वाज at the top in the list of the university wits। तो क्रिस्टोफर मार्लो है
उसका जो फर्स्ट प्ले है वो तो चैम्बरलेन है, लेकिन डॉक्टर फास्टस जो है वो जब लिखा गया परफॉर्म हुआ तो उसके बाद मार्लो को ज़्यादा शोहरत मिली। इसके अलावा मार्लो के अलावा हम देखते हैं कि उसमें लिली ये का कैरेक्टर है जो एज अ राइटर हमें नज़र आता है मार्लो के साथ यूनिवर्सिटी विट्स में, और लिली के भी अपने वर्क्स हैं। फिर हमारे पास रॉबर्ट ग्रीन है, इसी तरह से जॉर्ज पील है, और लॉज एंड नैश है, और थॉमस किड। ये हमारे पास मेंबर हैं यूनिवर्सिटी विट्स के। ये इनका काम था कि जितने भी अच्छे ये बड़े ये फेमस लिटरेरी वर्क्स हैं उनको पढ़ते, फिर इसी तरह से वो लिखने में भी उन ट्रेडिशंस को वो कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से उसका अपने राइटिंग स्टाइल का वो उसको हिस्सा बनाई, और कहीं पे किसी तरह से भी उसका इन्फ्लुएंस हमें इनकी राइटिंग्स में नज़र आता है। देन हमारे पास आता है नाम शेक्सपियर का। शेक्सपियर एक बड़ा नाम है, यू नो इट, और एज अ ड्रामेटिस्ट इसको सारी दुनिया जानती है। इसने 37 प्लेस लिखे हैं, और इसके अलावा पोइट्री भी इसकी है, और 2 इसकी नॉन ड्रामेटिक पोएम्स हैं, और 154 सॉनेट्स हैं इसकी। टोटल स्पेन जो इसके करियर का है दैट इज़ 24 ईयर्स। इसके करियर को राइटिंग करियर को हम 4 मुख्तलिफ पीरियड्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पीरियड दैट इज़ फ्रॉम 1577 to 93, इट इज़ नोन एज द एक्सपेरिमेंटल वर्क। इस दौरान उसने प्लेज लिखे लाइक हेनरी 6, लव्स लेबर्स लॉस्ट, कॉमेडी ऑफ एरर्स, Midsummer Night's Dream, Richard III, Romeo and Juliet. So then in second period, which is from 1594 to 1600, it is about the greatest comedies and chronicles. For example, Richard II, King John, Merchant of Venice, Henry V, Much Ado About Nothing, As You Like It, The 12th Night. So this is having greatest comedies and chronicles. Then third period starts from 1601 and it ends on 1608. It is having greatest tragedies. For example, Julius Caesar, Hamlet, All's Well That Ends Well, King Lear, Othello, Macbeth, Antony and Cleopatra, and Timon of Athens. So Hamlet, King Lear, Othello and Macbeth, these are the greatest tragedies written by Shakespeare in his third period. Then we have fourth period, and it starts in 1608 and it ends in 1612. It is known as later comedies and dramatic romances. For example, Cymbeline and Tempest and Winter's Tale. The Tempest is also known as tragicomedy. It is probably his last play. Then we have another contemporary of Shakespeare, that is Ben Jonson. He is famous for his comedies. His lifespan is 1573 to 1637. Obviously, is Shakespeare's contemporary, famous for the comedies. For example, he has written comedies, and among those famous are, for example, The Alchemist, Every Man in His Humor, Every Man Out of His Humor, The Silent Woman. इसमें अक्सर जो लोग हैं वो अल्केमिस्ट को वो सवाल से कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक और पॉलो कोएल्हो भी एक नॉवलिस्ट है, उसका एक नावल है, उसका टाइटल अल्केमिस्ट है, तो वो दी अल्केमिस्ट नहीं है। ये बेन जॉनसन का प्ले है, उसका नावल है, ये है दी अल्केमिस्ट, वो जस्ट जो है वो अल्केमिस्ट है। देन ही हैज़ रिटन ऑल्सो 2 ट्रेजेडीज, Sejanus and Catiline, but his tragedies are not that
famous. Then we have Elizabethan prose. Here are the characteristics of Elizabethan prose. A basic characteristic common to almost all Elizabethan prose is the nearness of their prose to poetry. इसका मतलब ये है कि जितने भी प्रोज राइटर हैं उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सारों की जो प्रोज है वो पोइट्री के करीब करीब है. इसके अलावा क्या है कि इट इज़ कलरफुल, ब्लेजिंग, रिदमिक, इनडायरेक्ट, प्रोलेक्स मीन लेंथी एंड कन्वोल्यूटेड मीन कॉम्प्लेक्स. तो जो इनका टेक्स्ट है वो ज़्यादा कलरफुल है, रिदमिक है, इनडायरेक्ट है, लेंथी भी है एंड इट इज़ कंपैरेटिवली complex to understand. It is not that easy. Here is the list of Elizabethan prose writer. First one is John Lilly. उसका लाइफ स्पैन देखें तो 1544 to 1606 है. उसके वर्क देखें तो एनाटॉमी ऑफ विट एंड यूफ्यूइज एंड हिज इंग्लैंड. देन सेकंड हमारे पास प्रोज राइटर आता है थॉमस मेलबरी. उसका लाइफ स्पैन देखें तो 1415 to 1471 है. उसका जो वर्क है उसका टाइटल ले मॉर्टे डी आर्थर और इंग्लिश में ट्रांसलेशन उसकी द डेथ ऑफ आर्थर विच इज़ अ प्रोज रोमांस. देन थर्ड वन हमारे पास जो है वो रिचर्ड हैकलूट है. 1553 और 1616 तक ये इसका लाइफ स्पैन है और उसका जो वर्क है वो वॉयजेस है. तो यहाँ पे रेनेसेंस और एलिज़ाबेथन जो लिटरेरी एज है वो ख़त्म होती है. इसके अंदर हमने पोइट्स भी, ड्रामाटिस्ट भी और प्रोज राइटर भी डिस्कस किए. इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेज के साथ आपसे दोबारा मुखातिब होंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़.